हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 यूपी बोर्ड के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 से 27 में, उनके लिए जीव विज्ञान के कुछ नोट्स, जो कि चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है आपका विकास जीवन की उत्पत्ति, यानी कि इवोल्यूशन ऑर्गन ऑफ लाइफ। और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये नोट्स हैं और इसके हम पार्ट 3 में हैं, यानी कि वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3 को, ठीक है। तो पार्ट 3 में, यानी कि जो हमने पार्ट 2 में ख़त्म किए थे टॉपिक्स, उसके आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हमने देखा था डार्विन की प्रकृति चयनवाद, जो कि आपकी क्या थी, 6 ये चयनवाद की प्रकृति थी, जिनमें से हमने बोला था कि एक एक करके हम उसके हेडिंग को समझते चलेंगे और उसकी थ्योरी को देखते चलेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता। तो हम ये पहला हेडिंग करेंगे और इसमें लिखेंगे, क्या लिखते हैं देखिए, यानी कि इनॉर्मस फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें लिखेंगे कि समस्त जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है, ठीक है। समस्त जीवधारियों में जो संतानों की उत्पत्ति होती है उसमें अपार क्षमता होती है। एक खरगोश वर्ष में, ठीक है, 4 बार बच्चे पैदा करता है। एक मतलब खरगोश जो है वो एक वर्ष में 4 बच्चे पैदा करता है और हर बार 4 या 6 बच्चे उत्पन्न करने लगता है, यानी कि हर साल 4 से 6 बच्चों को उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि इसी प्रकार एक समुद्री सिप्पी, ठीक है, इसी प्रकार एक समुद्री सिप्पी प्रति वर्ष, ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 60 लाख अंडे देती है, यानी कि ऑस्टर, और ऑस्टर में एक मादा एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक का टॉपिक समझिए। कह रहा है कि समस्त जीवधारियों का जो संतानोत्पत्ति है उसकी क्षमता अपार होती है और एक खरगोश जो है वो एक वर्ष में 4 बच्चे पैदा करता है और हर बार 4 या 6 बच्चे उत्पन्न करने लगता है। इसी प्रकार एक समुद्री सिप्पी प्रति वर्ष 60 लाख अंडे देती है और ऑस्टर में एक मादा एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। मादा एस्कैरिस, यानी कि फीमेल एस्कैरिस, ठीक है, मादा एस्कैरिस यानी कि फीमेल एस्कैरिस अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ से अधिक अंडे देती है, ठीक है, 2.7 करोड़ से अधिक अंडे देती है। चौलाई के पौधों में 20 लाख बीज और मशरूम में 2 अरब बीजाणु तथा कवक में 7 अरब बीजाणु बनते हैं। कह रहा है कि चौलाई में के पौधों में 20 लाख बीज, मशरूम के में 2 अरब और बीजाणु तथा कवक में 7 अरब बीजाणु बनते हैं। यदि समस्त अंडों में बच्चे निकल आए, ठीक है, समस्त अंडों में अगर बच्चे निकल आए और समस्त जीवित रहें, ठीक है, समस्त अंडों में बच्चे निकल आए और समस्त जीवित रहें तो जीवों की संख्या में रेखागणितिक अनुपात, यानी कि जियोमेट्रिक रेशियो में वृद्धि होगी और कुछ वर्षों में पृथ्वी पर खाली स्थान नहीं बचेगा, ठीक है। कह रहा है कि और समस्त जीवित रहे और जीवों की संख्या में रेखागणितिक अनुपात, यानी कि जियोमेट्रिक रेशियो में वृद्धि होगी और कुछ वर्षों में, यानी कि कुछ सालों बाद पृथ्वी पर खाली स्थान नहीं बचेगा, ठीक है। फिर इसके आगे देखेंगे कि मानव जनसंख्या के अध्ययन में पता चला कि, ठीक है, मानव जनसंख्या के अध्ययन में पता चलता है कि लगभग 40 वर्षों में मानव जनसंख्या 2 गुनी हो गई है। 40 वर्षों में मानव की संख्या क्या हो गई है, 2 गुनी हो गई है। 1000 वर्ष तक यदि मानव संख्या इसी प्रकार बढ़ती गई, ठीक है, 1000 वर्षों तक मानव की संख्या यदि इसी प्रकार बढ़ती गई, ठीक है, तो पृथ्वी पर मानव के खड़े रहने के लिए, ठीक है, पृथ्वी पर मानव के खड़े रहने के लिए स्थान नहीं बचेगा। इतनी बड़ी
इतनी बड़ी संख्या में संतानुपत्ति के बाद, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में संतानुपत्ति यानी कि संतान की उत्पत्ति के बाद प्रत्येक जाति की आबादी लगभग स्थिर रहती है। क्या रहती है कि प्रत्येक जाति की आबादी जो है वो स्थिर रहती है, क्योंकि और बहुत से जीवों की बहुत सी संतानें, ठीक है, वयस्क बनने या उससे पूर्व किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं और विभिन्न जीवों की संख्या में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। यानी कि जो जीवों में प्रचुर मात्रा में जो संतानोत्पत्ति की क्षमता है वो किसी किसी जीवों में अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, कई सारे जीव इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि मान लो कि समस्त जीवधारी जो हैं उनकी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चे होते हैं और अंडे उत्पन्न होते हैं। जो समुद्री शिल्पी है उसमें प्रति वर्ष 60 लाख से 10 लाख तक अंडे की उत्पत्ति होती है और मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.7 करोड़, ठीक है, ये सब जीव हैं, 2.7 करोड़ से अधिक अंडे देते हैं। तो सारे जीवों की जो जनन क्षमता है वो अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के और कई ज़्यादा गुने बड़े अंडे उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो संतानुपत्ति में की गई हैं और मानव की जनसंख्या के अध्ययन में पता चला है कि लगभग 40 वर्षों में मानव की जनसंख्या दोगुनी हो गई है। ठीक है, 1000 वर्ष तक यदि मानव संख्या इसी प्रकार बढ़ती गई तो पृथ्वी पर मानव के खड़े रहने के लिए स्थान नहीं बचेगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मानव की वृद्धि होती रह गई तो आगे जाकर पृथ्वी पर मानव को इस पृथ्वी पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या की उत्पत्ति के बाद आबादी लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि बहुत से जीवों में बहुत सी संतानें वयस्क बनती हैं और उसके पूर्व यानी कि उससे पहले किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और विभिन्न जीवों की संख्या में एक प्रकार का संतुलन बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता में। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या यानी कि टॉपिक आपका दूसरा हेडिंग हमारा क्या था। तो दूसरा हेडिंग है जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी कि स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। ठीक है, इस पे देखिए, जीवों में जनन की असीम क्षमता होने पर, ठीक है, कह रहा है कि जीवों में जनन की असीम क्षमता होने पर भी उनकी संख्या लगभग स्थिर रहती है। यानी कि जो जीव का जनन है उसमें असीम क्षमता होने के बावजूद भी उनकी जो संख्या है वो लगभग स्थिर रहती है। प्रकृति का खाद्य भंडार, रहने के लिए स्थान और अन्य सुविधाएं लगभग सीमित रहती हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि प्रकृति का कह रहा है कि जो खाद्य भंडार है उसे रहने के लिए स्थान और अन्य सुविधाएं लगभग सीमित रहती हैं। इससे डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व जीवित रहने के लिए परस्पर संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि डार्विन के निष्कर्ष से ये पता चलता है, यानी कि यह प्रतीत होता है कि जो जीव हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जीवित रहने के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं और इसी पारस्परिक स्पर्धा को जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस कहते हैं। जीवन संघर्ष निम्न 3 प्रकार का होता है। अब इस जीवन संघर्ष में 3 प्रकार हैं, उसके प्रकार को देखेंगे हम। तो पहला है इसका सहजातीय संघर्ष। तो कह रहा है सहजातीय संघर्ष यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इसमें देखिए लिखेंगे यह एक ही जाति के सदस्यों के बीच का संघर्ष है। क्या है? यह एक ही जाति के सदस्यों के बीच का संघर्ष है। एक जाति के सदस्यों की आवश्यकता लगभग समान होती है, यानी एक ही जाति की जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता लगभग एक समान होती है। इनमें मुख्यतः उपयुक्त स्थान, ठीक है, इनमें मुख्य रूप से उपयुक्त स्थान, भोजन व जनन के लिए साथी यानी कि मैटिंग पार्टनर,
ठीक है, के लिए संघर्ष होता है और यह संघर्ष सबसे जटिल होता है। यानी कि एक ही जाति के जो सदस्य हैं उनके बीच का संघर्ष है और एक ही जाति के सदस्यों की आवश्यकता लगभग समान होती है और इनमें मुख्यतः उपयुक्त स्थान, भोजन व जनन के लिए साथी यानी कि मैटिंग पार्टनर के लिए संघर्ष होता है। यह संघर्ष सबसे जटिल है, यानी कि सबसे क्या है कि जटिल यानी कि कठिन है। ठीक, तो ये था आपका क्या, सहजातीय संघर्ष यानी कि पहला। अब हम देखेंगे दूसरा इसमें हेडिंग, क्योंकि ये 3 प्रकार के हैं। दूसरा है अंतर्जातीय संघर्ष यानी कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इसमें लिखेंगे यह एक ही स्थान पर रहने वाली विभिन्न जातियों के जीवों के बीच का संघर्ष है। कह रहा है यह एक ही स्थान पर रहने वाली हैं और विभिन्न जातियों के बीच का क्या है, यह एक संघर्ष है। इसमें उपयुक्त वासस्थान, वायु, जल तथा प्रकाश आदि के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि जब यह एक ही स्थान पर रहने वाली है और विभिन्न जातियों के जीवों के बीच का यह संघर्ष है, इसमें उपयुक्त वासस्थान, वायु, जल तथा प्रकाश आदि के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा भी होती है। अब है तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। ठीक है, इसमें लिखेंगे यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। सभी जीव पर्यावरण की विषमताओं, ठीक है, सभी जीव जो हैं वो पर्यावरण की विषमताओं जैसे अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, बाढ़, सूखा, वायु वेग आदि से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि ये जो वातावरणीय संघर्ष है वो मौसम के हिसाब से कभी गर्मी, सर्दी, वर्षा, बाढ़, सूखा, वायु वेग हर एक चीज़ से बचने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 प्रकार। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, तीसरा हेडिंग कह रहा है विभिन्नताएं और आनुवंशिकता यानी कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी, जिसमें हम तीसरा भाग देखे थे। यानी कुल मिलाकर हमने 6 भाग देखा था, पहला दूसरा देख लिया, दूसरे में 3 भाग थे उसको भी देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरा भाग जो कि है विभिन्नताएं और आनुवंशिकता यानी कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी। इसमें लिखेंगे जीवित रहने के लिए सभी जीवों को समान संघर्ष करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। यानी जीवित रहने के लिए जो सभी जीव हैं उनको समान संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो इसमें कह रहा है कि जीवित रहने के लिए सभी जीवों को समान संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ जीव अन्य जीवों की अपेक्षा उस वातावरण में रहने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या कह रहा है कि अन्य जीव की अपेक्षा कुछ जीव ऐसे हैं जो वातावरण में रहने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि एक ही जाति के सभी जीवों में कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। जुड़वा बच्चों को छोड़कर अन्य कोई भी 2 समजातीय सदस्य या एक ही माता पिता की संतानों में भी बिल्कुल समान नहीं होती। जीवों को ये भिन्नताएं अपने जनकों से वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेंस द्वारा मिलती है। यानी कि जीवों को ये जो विभिन्नताएं जो हैं वो वंशागति के कारण मिलती हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन के संघर्ष में लाभदायक सिद्ध होती हैं और कुछ हानिकारक। लाभदायक विभिन्नताएं या लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में एकत्रित हो जाती है। यानी जो लाभदायक विभिन्नताएं हैं वो लक्षण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं कि जीवों में एकत्रित हो जाती हैं। तो ये था क्या आपका विभिन्नताएं और आनुवंशिकता। अब है चौथा हेडिंग जिसे कर लीजिएगा सामर्थ्य का जीव तत्व या योग्यता की उत्तरजीविका। ठीक है, उत्तरजीविता यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हमें लिखना होगा। तो इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसमें लिखेंगे कि डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं। यानी डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जिनकी रचना उनके पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप होती है। जिनकी रचना क्या है, पर्यावरण में उनके सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप होती है।
अधिक सफल जीव व्यतीत करने वाले, ठीक है, अधिक सफल जो जीव हैं वो व्यतीत करने वाले जीव योग्यतम यानी कि फिटेस्ट कहलाते हैं, ठीक है, कि व्यतीत करने वाले जो जीव हैं वो योग्यतम फिटेस्ट कहलाते हैं। ये स्वस्थ संतान उत्पन्न करके, तो कह रहा है कि ये जो स्वस्थ संतान है उत्पन्न करके वंश या जाति, ठीक है, वंश जो है वंशागत जो चलते हैं वंश पीढ़ी दर पीढ़ी, और जाति को चलाने में अधिकतम योगदान देते हैं। ये जो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि जीवतत्व या योग्यता के उत्तर जीविका है उसमें वंश और जाति चलने के लिए अधिक योगदान देता है। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। इसी को डार्विन ने क्या किया है, एक प्राकृतिक चयन कहा है। इसके अनुसार प्रत्येक जीव जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी योग्यतम सदस्यों द्वारा उच्च लक्षणों की वंशागति अधिकाधिक, ठीक है, होती है, और जिससे उस पीढ़ी के जीव पिछले पीढ़ी के जीवों की अपेक्षा अधिक अनुकूल होते हैं। जिससे उस पीढ़ी के जीव पिछले पीढ़ी के जीव की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक अनुकूल होते हैं। वातावरण के अनुकूल जीवों के जीवित रहने और, ठीक है, वातावरण के अनुकूल जीवों के जीवित रहने और प्रतिकूल जीवों को नष्ट होने को प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें कहना चाहता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक वंश और जाति की योग्यता को अधिकतम योगदान देने में मदद करता है, ठीक है। डार्विन के अनुसार जो जीवन का संघर्ष है वो जीव की सफल होते हैं जिनकी संरचना उन्हें पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप बनती है। अधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले क्या है कि जीव जो हैं वो योग्यतम कहलाते हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं वो क्या होते हैं, उस योग्यता के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी सदस्यों में उच्च लक्षणों में वंशागति बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यही क्या है आपका जीवतत्व में योगदान है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के ये सारे पार्ट्स हैं। अब हम देखेंगे इसका 5वां प्रकार। 5 और 6 बचा है, इसके पूरे 6 प्रकार थे। तो 5वें में हम लिखेंगे इस प्रकार से कि हेडिंग है आपका बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, यानी कि अडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए इसमें लिखेंगे किसी भी स्थान का वातावरण सदैव परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। किसी भी स्थान का वातावरण जो है वो सदैव परिवर्तित होता रहता है। बदलते वातावरण में रहने के लिए जीवों को भौतिक वातावरण जैसे नमी, सूखा, तूफान, शीत व त्वरित बिजली आदि से क्या होता है, जूझना पड़ता है। यानी कि किसी भी स्थान में जो वातावरण है किसी भी मौसम में वो सदैव परिवर्तित होता है, खुद से ही परिवर्तित होता है, सदैव परिवर्तित होता है। बदलते वातावरण के साथ साथ जो जीव है वो भौतिक वातावरण के हिसाब से कभी नमी होती है, सूखा होता है, तूफान होता है, या फिर शीत होती है, या फिर बिजली कड़कती है, और ये सारी चीज़ें से क्या होता है, मौसम को जूझना पड़ता है। ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रहने में समर्थ होते हैं जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुरूप बदलने की क्षमता होती है। तो इन सारे मौसम के बदलाव में वही जीव जीवित रहते हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालने में या बदलने की क्षमता होती है, और अन्य सभी जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो क्षमता को बर्दाश्त करते हैं मौसम के बदलाव को, लेकिन कुछ जीव जो बर्दाश्त नहीं कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं, और जो बर्दाश्त करते हैं वो जीवित रह जाते हैं। तो ये था आपका 5वां प्रकार, बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। अब हम देखेंगे 6वां प्रकार। तो इस 5वें प्रकार में कुछ और लाइन लिखेंगे, जैसे कि मीसोजोइक युग में विशालकाय रेप्टाइल्स का एक छत्र राज्य है, ठीक है, एक छत्र राज्य है। यानी मीसोजोइक युग जो है उसमें विशालकाय यानी रेप्टाइल्स में एक छत्र राज्य था, किंतु उस युग के अंतिम काल में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति ये अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाए, ठीक है, नहीं बना पाए। फलस्वरूप समस्त विशालकाय रेप्टाइल्स नष्ट हो गए, किंतु छोटे छोटे जंतुओं ने अपने आप को वातावरण के अनुरूप बदल दिया।
ठीक है, छोटे छोटे जो वातावरण है उसके अनुरूप उन्होंने खुद को बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें उस बदलाव के वातावरण में लिखना है आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे छठवां हेडिंग यानी कि इसका लास्ट हेडिंग, जो कि है नई जातियों की उत्पत्ति यानी कि ऑर्गन ऑफ न्यू स्पेसीज। इसमें लिखेंगे डार्विन के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं, जिससे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे ये अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको नई जाति का स्थान दिया जाता है। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव यानी ऑर्गन ऑफ स्पेसीज का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कह रहा है कि डार्विन के अनुसार जो जीवों में विभिन्नताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जिससे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं कि पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति के समान दिए जाते हैं और इनके आधार पर जो डार्विन की जाति उद्भव है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन इसी पर हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ और लिखेंगे उदाहरण के लिए शेर यानी कि पैंथर तथा चीता यानी कि पैंथरा टेरेजिस तथा तेंदुआ यानी कि पैंथरा पेडस इत्यादि स्वभाव एवं रचना में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। ये सभी मांसाहारी हैं और इनकी उंगलियां पर नुकीले नाखून होते हैं। नुकीले क्या होते हैं, नाखून होते हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ होगा। इससे स्पष्ट दिखता है कि इनका जो विकास है वो एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ होगा। ठीक है, किंतु वातावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इनमें परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे ये परिवर्तन इतने अधिक हो गए कि तीनों ने अगल बगल जाति का निर्माण किया। प्राकृतिक वातावरण के आधार पर नई जातियों का बनना ही डार्विन का उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि प्रकृति के आधार पर जितनी भी सारी नई जातियां बनती हैं इसी पर क्या था, डार्विन का उद्देश्य था। प्राकृतिक वातावरण ने डार्विन तथा वेलेस के साथ साथ व्याख्या की तथा वेलेस ने इनकी मूलभूत विशेषताओं को चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, मूलभूत विशेषताओं को चार्ट के रूप में क्या किया था, प्रदर्शित किया था। तो ये हो गया आपका छठवें हेडिंग का समापन, यानी कि हमने जितने भी सारे पार्ट्स पढ़े उन सारे को हमने थ्योरी टाइप्स में इनके नियम को 6 भागों में बदल दिया और हमने इसके सारे भाग को परिभाषा में भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग वो क्या होने वाला है। तो हेडिंग करेंगे नव डार्विनवाद। ठीक है, इस पर लिखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आनुवंशिकी के नियमों तथा यानी पिछले कुछ वर्ष में आनुवंशिकी के नियमों तथा आनुवंशिक पदार्थ के ज्ञान तथा आनुवंशिक खोजों के आधार पर यानी कि पिछले कुछ वर्षों में आनुवंशिक उसके नियम आनुवंशिक पदार्थ के ज्ञान तथा आनुवंशिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद को नया रूप मिला। क्या मिला, डार्विनवाद को नया रूप मिला। मेंडलवाद के आधार पर डार्विनवाद की व्याख्या को नव डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, मेंडलवाद के आधार पर जो डार्विनवाद की व्याख्या हुई है उसको हम नव डार्विनवाद कहते हैं। नव डार्विनवाद भी टॉपिक पूछता है तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट जरूर करिएगा। ठीक है, आजकल इसे जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद इस सिद्धांत को जूलियन हक्सले ने सन 1942 में इस सिद्धांत को उपयुक्त नाम दिया। ठीक है, कह रहा है आजकल के जैव सिद्धांत का जो आनुवंशिक संश्लेषणात्मकवाद है इस सिद्धांत को जूलियन हक्सले ने सन 1942 में, ये आपके इम्पोर्टेंट लाइन है, इस सिद्धांत को उपयुक्त किया था। इसके बाद लिखेंगे विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद निम्नलिखित 5 कारणों पर आधारित है। अब ये विकास के आनुवंशिकी को 5 कारण पर आधारित किए गए हैं, तो एक एक कारण देखेंगे। पहला, विभिन्नताएं आबादी के जिन कोष में पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं।
ठीक है। विभिन्नताएं क्या हैं? आबादी के जीर्ण कोष में पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं। दूसरा, एक ही जाति के विभिन्न आबादियों का जननीक पृथक्करण है। ठीक है, एक ही जाति के विभिन्न आबादियों का एक जननीक पृथक्करण है। पृथक्करण माने यानी कि चीज़ों को अलग अलग भागों में बांट देना। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक वर्ण, तीसरा है प्राकृतिक वर्ण। चौथा है अनुकूलन का आनुवंशिक आधार। पांचवा है नई जातियों का उद्भव। तो ये 5 विकास की आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद के विकास के कुछ कारक हैं जो नव डार्विनवाद के हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग को। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हार्डी-वीनबर्ग का नियम। ठीक है, हार्डी-वीनबर्ग का नियम, इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार से कि हार्डी-वीनबर्ग के अनुसार उन सभी गाड़ी मेंडेलियन, ठीक है, सभी गढ़ी हुई मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीन तथा जीनोटाइप की अपेक्षिक आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती हैं जिनमें, ठीक है, स्थायी रहती हैं जिनमें पहला, कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते। दूसरा, कोई जीन उत्परिवर्तित नहीं होता। तीसरा, स्वतंत्र रूप से मैथुन या लैंगिक जनन होता है। तो ये जो डार्विनबर्ग का नियम है उसके अनुसार कह रहा है कि कई सारे मेंडेलियन आबादी के विभिन्न जीन और जीनोटाइप अपेक्षिक आवृत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? स्थायी रहते हैं, जिनमें से ये तीनों प्रकार हैं, जैसे कि कोई आनुवंशिकी में परिवर्तन नहीं होता है, कोई जीन उत्परिवर्तित नहीं होता है, या स्वतंत्र रूप से मैथुन या लैंगिक जनन इसमें होता है। ठीक है, तो ये था हार्डी-वीनबर्ग का नियम। फिर इसके आगे देखेंगे, फिर इसके आगे चौथा कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण अनुपस्थित होता है और इसे हार्डी-वीनबर्ग संतुलन कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक वर्ण इसका अनुपस्थित है, इसलिए इसे हम डार्विन-वर्ग संतुलन भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे यदि किसी आबादी के जीन पूल में, तो कह रहा है कि यदि किसी आबादी के जीन जो हैं उस पूल में एक जीन युगल यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए लको एक माना जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि और प्रभावी जीन कैपिटल ए तथा अप्रभावी जीन स्मॉल ए आवृत्ति को क्रमशः पी तथा क्यू द्वारा दिखाई दिया जाता है। दिखाया जाए तो, ठीक है, दिया जाता है और दिखाई दिया जाए तो क्या होगा? तो यानी ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए है वो जीन युगल है, इसमें कैपिटल ए प्रभावी जीन है और स्मॉल ए क्या है? अप्रभावी जीन है, और क्रमशः पी तथा क्यू द्वारा दिखाया जाएगा। तो क्या होगा? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी p इज इक्वल टू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा? 1। अब देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2pq इज इक्वल टू 1, यानी कि जो सूत्र है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab उसी पर लिखा है। इसको अगर हम हल करते हैं तो p का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि p स्क्वायर ये हो गया, फिर हो जाएगा q का स्क्वायर यानी q स्क्वायर, तो बनेगा क्या आगे? प्लस 2ab यानी कि 2pq, फिर बराबर में क्या है? 1, तो लिखेंगे क्या? 1। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab पे है, तो वही चीज़ हमने लिखा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमने डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, उनकी सारी कल्पनाओं को देखा, सिद्ध किया, उनके नियम को बताया, परिकलन भी किया। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्परिवर्तन, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पार्ट 3 के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।